सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम। एक लगारी सब पे भारी में खुशामदीद। मैं हूं महविश तबस्सुम और प्रोग्राम में हमेशा की तरह मेरे साथ मौजूद होते हैं बोल न्यूज़ के एडिटर इन चीफ नज़ीर लगारी साहब। और प्रोग्राम के पहले हिस्से में नाज़रीन हम बात करते हैं मुख्तलिफ तज्ज़ियाकारों के तज्ज़ियों से जो नए सवालात उठते हैं उन पर नज़ीर लगारी साहब अपना जानदार और बेबाक तज्ज़िया पेश करते हैं। और प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम बात करते हैं मुल्क की इक़्तिसादी, मुआशी और मजमूई सूरत हाल की, और साथ साथ जो करंट पॉलिटिकल सिचुएशन है उस पर भी हम डिस्कस करते हैं। ऑपोजिशन की सबसे बड़ी जमात है मुस्लिम लीग नून, लेकिन बारहा मुख्तलिफ एंकर्स की जानिब से, तज्ज़ियाकारों की जानिब से इस बात को हाईलाइट किया जा रहा है कि मुस्लिम लीग नून की क़यादत कहीं नज़र नहीं आ रही, जबकि पीपल्स पार्टी के जो चेयरमैन हैं बिलावल भुट्टो जरदारी वो खासे हाईलाइट हो रहे हैं और उनकी जो तकारीर हैं उनको भी खासा ये कहा जा रहा है कि काफ़ी इफ़ेक्टिव हैं। एक एंकर जो कि पिछले 5 साल तारीफ़ करते रहे मुस्लिम लीग नून की, अब वो मुस्लिम लीग नून को क्या तरगीब दे रहे हैं, पहले क्लिप देखते हैं, उसके बाद उस पर डिस्कशन करेंगे। वज़ीर आज़म पाकिस्तान तो बीजिंग में मौजूद हैं। इससे पहले हमने जो क्लिप देखा था उसमें जो बात हुई उसके ऊपर लगारी साहब से बात करें। लगारी साहब, ये वो एंकर हैं जो पिछले 5 साल मुस्लिम लीग नून की तारीफ़ करते रहे, अब वो मुस्लिम लीग नून से क्या तवक्कुआत रख रहे हैं, वो उन्हें तरगीब दे रहे हैं, क्या है ये सब? एक तो ये है कि मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप जो है वो चलें जी मुश्किलात का शिकार होंगे मियाँ नवाज शरीफ, मियाँ शहबाज शरीफ या मरीम नवाज़, जब वाकई लीडरशिप जो है वो भी मुश्किलात का शिकार है। राना सनाउल्लाह बोल रहे हैं या मुशाहिदुल्लाह खान कभी बोलते हैं कभी नहीं बोलते हैं। बोलने का जो काम है वो इस वक्त अपोजिशन में से बिलावल अदा कर रहे हैं और प्रॉपर बोल रहे हैं, लेकिन इन दोस्तों का शिकवा जो है वो बजाय वो समझते हैं कि अपोजिशन को एक मौसर किरदार अदा करना चाहिए, भरपूर किरदार अदा करना चाहिए, और इतनी बड़ी पार्टी है वो अपोजिशन की, उसको अपना एक ऐसा किरदार अदा करना चाहिए जो हुकूमत को टफ टाइम देना चाहिए, जो वो नहीं दे पा रहे हैं। लगता ये है कि वो उन्होंने चुप के रोज़े रख रखे हैं। मियाँ नवाज शरीफ कोई बात नहीं कर रहे हैं, अगरचे वो बेल पर हैं, अगरचे वो कैदी हैं, अभी तक उनकी हैसियत मुतय्यन नहीं है और कानूनी तौर पर मुझे नहीं मालूम है कि उन्हें बात करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। लेकिन बहरहाल मियाँ शहबाज शरीफ कन्विक्टेड नहीं हैं और उनकी सज़ा सस्पेंड हो चुकी है। मरीम नवाज़ की वो बात कर सकती हैं, लेकिन बात नहीं कर रही। मरीम नवाज़ पहले बहुत एक्टिव थी, लेकिन जी एक्टिव रही हैं, लेकिन वो बात नहीं कर रही हैं ना। अच्छा, अब खामोश हैं। शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने अभी इस क्लिप में ये भी कहा कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है उन्होंने सिर्फ गालम गलोच की सियासत की है। क्या वाकई जब पीटीआई ऑपोजिशन में थी तो गालम गलोच के अलावा उन्होंने कोई तामीरी काम नहीं किया? मेरे ख्याल में पीटीआई का एक रहा है मसला, उनका जो एक बहुत ज़्यादा हार्श लैंग्वेज इस्तेमाल करना वो तो रहा है, लेकिन जो बेसिक इश्यूज थे उन्होंने वो उठाए थे, ना तो उस वक्त हल हुए ना अब हल हुए हैं। वो था कि इंतखाबात में धांधली पर उन्होंने धरना किया और उस धरने के नतीजे में इस्लाहात होनी थी, वो इस्लाहात नहीं हो पाई हैं। उनमें से कोई चीज़ ऐसी ठीक नहीं हो पाई है जिससे लोगों को ये समझ में आए कि जी इन्होंने ये मसला हल कर लिया, अब इलेक्शन में धांधली नहीं हो गई, या इलेक्शन में इंजीनियरिंग नहीं हो गई, या इलेक्शन के अंदर मैनिपुलेशन नहीं हो गई, या इलेक्शन को चोरी नहीं लगाया जाएगा। ऐसा नहीं है। इलेक्शन चोरी होते हैं, इलेक्शन चोरी हुए, इलेक्शन मैनिपुलेट होते हैं, इलेक्शन मैनिपुलेट हुए, इलेक्शन में रिगिंग होती है, इलेक्शन में रिगिंग हुई और अब भी हुई है, तो इसको काबू नहीं पाया गया। पीटीआई की दूसरा बड़ा सवाल था करप्शन का। अच्छा। तो उन्होंने तो करप्शन के खिलाफ इतनी बड़ी आवाज़ उठाई, एक हुकूमत, एक वज़ीर आज़म का इक़्तिदार ख़त्म हुआ, उन्हें सज़ा हुई है, लेकिन अपने दौर में क्या किया है? जो कुछ इस दौर में कहानियाँ लिखी जा रही हैं, जो कहानियाँ बन रही हैं, वो कहानियाँ खुलेंगी, लोगों के सामने आएंगी, लोगों को पता लगेगा कि पाकिस्तान की इकनॉमी को किस तरह बर्बाद किया गया, पाकिस्तान के वसाइल को किस तरह लुटाया गया, पाकिस्तान के लोगों की जेबों पर किस तरह से डाका डाला गया, ये बाद में पता चलेगा। जिस तरह से अब ये दवाओं की कीमतों के सिलसिले में जो कुछ हुआ है, इसमें अरबों का मामला है और किस तरह से अरबों में अलिफ वाले अरब कह रहा हूँ, ये नहीं है समझा जाए कि जनाब मैं ऐन वाली बात कर रहा हूँ। अरबों, पाकिस्तान के अरबों रुपए का यहाँ पर चूना लगा है। और एक लगारी साहब, अद्वियात की अगर बात हो रही है तो उस पर हम पहले एक क्लिप देख लेते हैं, उस क्लिप हैं, उसके बाद अद्वियात की जो आपने बात की है उस पर भी हम डिस्कशन करेंगे। लगारी साहब, क्या वाकई इस हुकूमत ने अद्वियात इतनी महंगी कर दी हैं कि आम आदमी की दस्तरस से ही दूर हो गई हैं? यानी एक दफ़ा हमारे मेहरबान दोस्त अली अहमद कुर्द साहब बता रहे थे कि अब उन्होंने, उनके दोस्तों में ऐसा हुआ है कि जो शुगर और ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं
उन्होंने नागा करना शुरू कर दिया, एक दिन दवाई खाते हैं और एक दिन नहीं खाते हैं। और कोई भी डॉक्टर इस तरह का एडवाइस नहीं कर सकता है कि शुगर या ब्लड प्रेशर का मरीज़ जो है, या शुगर और ब्लड प्रेशर दोनों अमराज का जो आदमी है, वो एक दिन भी दवाई नहीं छोड़ सकता है, उसको छोड़नी नहीं चाहिए। लेकिन अब सूरत हाल ये हो गई है कि दवाइयों की ये महंगाई इस हद तक पहुंची है। और ये नहीं है कि ये आलमी मार्केट में बढ़ी है, ये नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर ऐसे इन्वायरमेंट पैदा हो गए। यहाँ चूना लगाया गया पाकिस्तान के लोगों, यहाँ पाकिस्तान के अवाम की जेब पर डाका डाला गया है, पाकिस्तान के अवाम को लूटा गया है इसमें। और इसमें पीटीआई की हुकूमत बरह रास्त मुलविस है। और पीटीआई के मिनिस्टर जो हैं, कंसर्न मिनिस्टर जो थे, उन्होंने पाकिस्तान के अवाम पर एक जेब पर डाका डाला है और बहुत बड़ी रकम लूटी गई है, जो कहाँ कहाँ बांटी गई इसका बाद में पता चलेगा। लोग बाद में इसके किस्से बनाएंगे। हमारे अफसोस के लिए यही है कि जी हम किस्से सुनते हैं, हम कहानियाँ सुनते हैं, करप्शन की गजब कहानियाँ होती हैं, लेकिन गजब कहानियों का नतीजा कोई नहीं निकलता है। बाद में सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं, कोई नहीं बताता है कि जनाब उसका क्या अंजाम हुआ। जिस कहानी पर सज़ाएँ हुई हैं वो कहानी भी उसकी भी मनी ट्रेल नहीं है। और तफ्तीशी इदारे क्या करते हैं? अयाशियाँ करते हैं और ऐश करते हैं। उन्होंने कुछ भी नहीं किया है और कोई चीज़ साबित नहीं की है। और जाकर जनाब एक दुकानें खुली हुई हैं। और अब जब हम नैब करता है किसी चीज़ों की तफसीर, तो वो तफ्तीश के नतीजे में क्या होता है वो हमें नहीं बताया जाता है कि जनाब इसका नतीजा क्या निकला। लगारी साहब, लेकिन अद्वियात की अगर बात की जाए तो सरकारी अस्पतालों में तो हमेशा से शिकायत नहीं रही है अद्वियात के ना मिलने की, या इसमें कोई बेहतरी आई? अब अगर दवाएं मिलेंगी तो मेरे ख्याल में पैसे से मिलेंगी। अब ये भूल जाएं हम, यूँ कि पहले तो ये होता था कि सरकारी अद्वियात आती थी, सरकारी स्टोर में आती थी, वहाँ से फिर जो है वो वापस चली जाती थी प्राइवेट दवाखानों को या प्राइवेट मेडिकल स्टोर्स को, और वहाँ जाकर बिकती थी। सरकारी नर्ख पर आती थी और वहाँ पर जो है वो सब्सिडाइज होती थी, वहाँ पर पहुँचती थी। फिर लोगों के लिए होती थी कि लोगों को मुफ्त दी जाएँ, जो गरीब अफोर्ड नहीं कर सकता उनको दवाएँ मिलें। लेकिन अब वो दवाएँ भी लोगों की दस्तरस से बाहर हैं। लेकिन लगारी साहब, सेहत कार्ड भी तो मिला है ना लोगों को, अब तो सेहत का मसला हल हो जाना चाहिए। सेहत कार्ड से अब सारी मुश्किलात दूर हो गई हैं और सेहत कार्ड मिलेगा, लोगों को बीमारियां छोड़ जाएंगी, किसी को शुगर नहीं होगा, किसी को ब्लड प्रेशर, जिसके हाथ में सेहत कार्ड है समझ लें उसको कोई बीमारी नहीं होगी, उसको शुगर नहीं होगी, उसको ब्लड प्रेशर का मसला नहीं होगा, उसको कोई जो है वो हेपेटाइटिस नहीं होगा, ना ए ना बी ना सी ना डी कोई नहीं होगा। और जब जिसके पास हेल्थ कार्ड होगा उसको हार्ट अटैक नहीं होगा, जिसके पास हेल्थ कार्ड होगा उसको लीवर का कोई मसला नहीं होगा। हेल्थ कार्ड होना जरूरी है। उसके ऊपर इमरान खान की तस्वीर हो तो फिर और वारे न्यारे हो जाएंगे और फिर जनाब देखें कोई बीमारी करीब आती है, कुछ बीमारी करीब नहीं आएगी। ऐसा कुछ नहीं है। ये सारा कुछ आवाम को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाने के लिए सारा ड्रामा किया जा रहा है। इस कार्ड से कुछ नहीं होगा लोगों को। ये सारे खेल हैं। अब ये खेल नए अंदाज में नई प्लास्टिक कोटिंग हो रही है इनकी और लोगों को बेचे जा रहे हैं। बिल्कुल सही। अच्छा, वज़ीर आज़म पाकिस्तान तो उस्मान बुज़दार से खुश हैं, लेकिन रऊफ कलासरा साहब थोड़े नाराज नजर आ रहे हैं। वो क्यों नाराज हैं, क्लिप देखते हैं फिर बात करते हैं। जनाब, लिया कॉलेज की जो बसेज हैं वो उठाकर डेरा गाजी खान मुंतकिल कर दी गई। लगारी साहब, आपका ताल्लुक भी सराइकी इलाके से है, आपको लगता है ये करना सही था? बल्कि ऐसा हुआ है ना कि रऊफ कलासरा साहब के ज़िले से हमारे ज़िले की तरफ वो बसें डेरा गाजी खान चली, वो बच्चियाँ भी हमारी हैं, लिया भी हमारा है, हमारा घर है। लिया इसी तरह हमें अजीज़ है, जिस तरह से कराची अजीज़ है, जिस तरह से डेरा गाजी खान अजीज़ है, जिस तरह से मुजफ्फरगढ़ अजीज़ है, जिस तरह से बक्कर अजीज़ है, खुशाब अजीज़ है। हमें तो पूरे का पूरा सराइकी इलाका या पाकिस्तान के दीगर इलाके सारे इसी तरह से अजीज़ हैं। ये बहुत बड़ा जुल्म हुआ है कि बच्चियों का कॉलेज था, वहाँ से जो है बसें चल रही थी, बच्चों को उठाती थी, बच्चों में इतनी बड़ी तादाद में बच्चियाँ उनको महरूम कर देना एक फैसिलिटी से, ये तो बड़ा सरासर ज़्यादती है। मैं इस मुतालबे में रऊफ कलासरा के साथ हूँ। वो जितना ज़्यादा कुव्वत के साथ आवाज़ लगाएंगे उतनी कुव्वत से मैं भी आवाज़ लगाऊंगा। यानी आप समझते हैं कि कलासरा साहब सही कर रहे हैं, मतलब उन्होंने जो मेरे ख्याल है कि उन्होंने ठीक आवाज़ उठाई, लेकिन वो उस्मान बुज़दार को बेनिफिट ऑफ डाउट दे रहे हैं ना, बिल्कुल। हाँ, उनको स्पेस दे रहे हैं कि वो भाग जाएं, लेकिन और उनको कहें कि जी मुझे तो मालूम ही नहीं था, ऐसा हो गया है। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है, उनके यकीनन इल्म में होगा। ऐसे भोले बादशाह भी नहीं हैं जैसे नज़र आते हैं। बहरहाल ये बड़ी ज़्यादती हुई है, बड़ा जुल्म हुआ है और ऐसा जुल्म नहीं होना चाहिए। तो रऊफ कलासरा साहब नई बसेस ले देते हैं ना, नई बसेस लेने। रऊफ कलासरा साहब अपनी जेब से थोड़ी लेंगे या मेरी जेब से थोड़ी जाएंगे। मसला ये है कि नहीं, उस्मान बुज़दार साहब को भी देना था तो नई बसें देते। चलें, पहले लिया में नई बसें आ जाती, वो बसें आप डेरा गाजी खान में शिफ्ट करते या डेरा गाजी खान में नई बसें देते और वो उन बसों को जो है वो वहाँ रहने देते। तो ये तो कोई तरीका ही नहीं है ना कि आप एक इलाके को डिप्राइव करें, एक ज़िले को डिप्राइव करें और अपनी चौधराहट बताना चाहें जी मैं डेरा गाजी खान कहूँगा इसलिए लिया वालों को मैं नहीं कहूँगा। चीफ मिनिस्टर आप पूरे पंजाब के हैं भाई,
ये क्या तरीका है कि आप जो है एक ज़िले को डिप्राइव करें और दूसरे ज़िले को जो खुशहाल करें और उनको कहें कि जी आए आप ऐश करें, आपको हम बसें दे रहे हैं और हम डिप्राइव कर रहे हैं लैया को, लैया से ये बसें ले रहे हैं। ये कोई तरीक़ाकार नहीं। अच्छा लगारी साहब, सराइकी सूबे के हवाले से कब बात होगी, उस पर कोई बात नहीं कर रहा? हाँ, इन्होंने वादे किए थे, बड़े बड़े दावे किए थे। एक सराइकी उसका महाज भी बनाया था इन्होंने और उसको सराइकी का नाम लेते हुए डरते थे, जुर्म समझते थे और उसको जनूबी सूबा पर जनूबी पंजाब कहते थे, क्या कहते थे। और वो उसमें तो वो अपना खुसरो बख्तियार तो सबसे आगे बढ़ कर करते थे, लेकिन अब वो बिल्कुल एकदम साधे चुप करके बैठे हुए हैं। और शाह महमूद कुरैशी होते थे और बहुत से लोग और होते थे जो कहते थे कि हम सूबा बनाएंगे। वो सूबा बनाने के दावे बड़े किए थे। इमरान खान ने दावे किए, जलसों में आकर कहा कि हम सराइकी सूबा बनाएंगे, 100 दिनों में बनाएंगे। कई 100 दिनों गुजर गए लेकिन अभी तक सूबे का कोई नाम नहीं। लेकिन दावे सिर्फ दावे ही रहे। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब की जुबान बार बार फिसल रही है। एक बार फिर से स्लिप ऑफ टंग हुआ है, देखते हैं, पहले फिर बात करेंगे। लगारी साहब, क्या लगता है आपको, ये भी स्लिप ऑफ टंग थी? मैं दम बखुद हूँ, मैं दम साधे बैठा हूँ, मैं चुप हूँ। मुझे ओ माय गॉड, खुदा का खौफ करें। क्या हो गया है? पूरी दुनिया का क्लाइमेट चेंज हो जाएगा कहीं भी अगर 5 अरब दरख्त या 10 अरब दरख्त लगे। ये क्या हो गया है? अगर इसी तरह से रोज़ाना की बुनियाद पर स्लिप ऑफ टंग होती है तो फिर तो हमारा कबाड़ा हो जाएगा। हमें नहीं समझ में आ रहा है ये क्या करना चाह रहे हैं, किस तरह का तरीक़ाकार है। आलमी फोरम पर बैठे हैं, पहले भी आलमी फोरम पर बैठे थे जब उन्होंने जापान को जर्मनी को एक साथ मिला दिया था, तो उस वक्त इंटरनेशनल फोरम पर थे, ईरान के प्रेसिडेंट के साथ बैठे हुए थे। अब ये नई क़यामत टूटी है कि 5 अरब अब 10 अरब दरख्त लगाने जा रहे हैं। भाई पूरी दुनिया का क्लाइमेट चेंज हो जाएगा। ये क्या कह रहे हैं? वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग खत्म हो जाएगी। क्या ये कह रहे हैं? क्या इनके पास इतने वसाइल हैं या क्या इतना कर सकते हैं? वो 1 अरब वाला झूठ पूरा नहीं हो रहा है। वो जो बोले जा रहे थे 1 अरब दरख्त नहीं लगाए भाई। मैं कह रहा हूं कि वो जो केपी में जिन पहाड़ों को हमने हमेशा सरसब्ज और शादाब देखा है, वहां दरख्तों का नामो निशान नहीं है। आप नथिया गली से आगे एबटाबाद की तरफ जाएं, इधर उधर पहाड़ों से दरख्त गायब हो गए और ये कह रहे हैं हमने दरख्त लगा दिए हैं। और एक थोड़ी तादाद नहीं बताते। 1 अरब 18 करोड़ क्या बात करते हैं? ये 1 अरब 18 करोड़ कोई तादाद नहीं होती है। मैं कहता हूं कि पाकिस्तान की किस्मत बदल जाएगी जिस दिन 1 अरब 18 करोड़ दरख्त लगेंगे। अब ये दुनिया को बता रहे हैं कि हमने 5 अरब फिर 10 अरब का टारगेट बता रहे हैं। क्या मतलब पूरी दुनिया में क्लाइमेट चेंज का ठेका इमरान खान ने ले रखा है? और वो इस तरह से खुद, ये झूठ नहीं है, ये कोई और चीज है। ये गलत बयानी नहीं है, कोई और चीज नहीं है। स्लिप ऑफ टंग नहीं है, ये कोई और चीज है। और नहीं क्या एहतियात करेंगे? यानी इंटरनेशनल फोरम पर पाकिस्तान की बदनामी होती है। ये क्या तरीक़ाकार है? इतनी सीरियसली बात है, इतनी संजीदा बात को इस तरह से गैर संजीदा अंदाज में बात की जाएगी। हम पाकिस्तान, यानी ये मुझे नहीं समझ में आता। एक किसी दोस्त ने, हमारे अजीज दोस्त ने कमेंट किया था कि याह्या खान के दौर से बदतरीन हुकूमत है। मैं समझता हूँ कि वो ठीक कह रहे हैं। अच्छा। और उनको, याह्या खान को नहीं खबर होती थी कि मैं क्या कह रहा हूँ, और ये इमरान खान को खबर ही नहीं होती है कि मैं क्या कह रहा हूँ। ये बहुत खतरनाक बात है। खान साहब की टंग बार बार स्लिप हो रही है, उन्हें थोड़ा सा काम लेना चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का यौम तासीस है और क्या क्या तब्दीलियां हुई हैं, पहले क्लिप देखते हैं फिर बात करते हैं। जो कभी जियाले थे या मतवाले थे, अब ना वो जियाले रहे हैं ना मतवाले रहे हैं, तो लगारी साहब क्या लगता है यौम तासीस के हवाले से अब तो वो खिलाड़ी बन गए, तब्दीली तो आई ना? मुझे सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की है कि ये क्लिप जो मुख्तलिफ दिखाए गए हैं वो अरशद शरीफ साहब के प्रोग्राम में मेरे अजीज दोस्त हैं और उन्होंने ऐसे क्लिप्स का इंतखाब किया है कि जिसमें लोगों के 2 मुँह, 2 चेहरे, 2 ज़ुबानें एक आदमी के, और 2 उनकी गुफ्तगू, 2 मुख्तलिफ बयानी, 2 मुख्तलिफ अंदाज, और 2 दोगलापन, इस तरह की चीज़ें जो हैं वो लोगों की दिखाई गई हैं। और सब दोस्तों के साथ सामने कई कहानियाँ हैं और ये टोटल उनका माल है, असबाब है। ये इमरान खान के जो कैंप है उसके अंदर ऐसा माल रखा है और ऐसे असबाब रखे हैं जो एक ज़माने में कुछ थे, दूसरे ज़माने में कुछ हुए। फिर अब इमरान खान इस बात की तैयारी करें कि ये जब किसी और जगह पर होंगे तो कोई और ज़ुबान बोल रहे होंगे। और इमरान खान के बारे में वो लोग थे जिन पे तनकीद की जाती थी पीटीआई की जानिब से, जब ये दूसरी पार्टीज में थे। और वो जो उनसे खड़े हुए थे पीटीआई में, मुझे तो उनके साथ हमदर्दी है, वो तो कहते फिर रहे हैं मोहसिन भोपाली का शेर कि तुम अपना के मंजिल उन्हें मिली,
नरंगी सियासत दौरान तो देखिए, मंजिल उन्हें मिली जो शरीके सफ़र न थे। जो लोग इमरान खान के शरीके सफ़र थे उन्हें तो मंजिल नहीं मिली। बिल्कुल सही कहा आपने लगारी साहब। हमें भी बढ़ना है नाज़रीन, जब ब्रेक से वापस आएंगे तो जो करंट पॉलिटिकल सिचुएशन है उस पर बात करेंगे, वज़ीर आज़म के दौरे चीन को भी डिस्कस करेंगे। साथ रहिएगा। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान मौजूद हैं इस वक्त चाइना में, और सर उन्होंने मुख्तलिफ मुलाकातें की, खिताब भी किए, चीनी सदर से भी मुलाकात हुई, वज़ीर आज़म से भी हुई, और अहम बात यह है कि पाकिस्तान और चीन के दरमियान रेलवे के मुआहदे ML1 पर दस्तखत हो गए हैं। क्या कहें? इस सारे दौरे में सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि ML1 पर मुआहदा हुआ है। अभी होना है ML2 का भी होगा। अच्छा। ML1 जो है, इस मुआहदे से ट्रेन जो चलेगी 160 की स्पीड होगी। मेरा इस तरह से जो है वो तकरीबन 10-12 घंटे में कराची पहुंच पाएगी ट्रेन। लेकिन मैं आपको बताता हूं कि पिछले दिनों में जब चाइना में था तो 1457 किलोमीटर का फासला है बीजिंग से शंघाई का फासला जो है वो 1457 किलोमीटर, और इस्लामाबाद और कराची का फासला बता देता हूँ, ये 1407 किलोमीटर है। अच्छा। उससे कम है। लेकिन हमने कुछ लगभग 3-3.5 घंटे में ट्रेन से ये सफ़र किया। अच्छा। और बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे हम अपनी ट्रेन में बैठे हुए हैं और आराम से सफ़र हुआ है, और हम बीजिंग से वहाँ पहुँच गए आन की आन में। यानी ये 3-3.5 घंटे का सफ़र तो आन की आन में गुजरा। बैठे और बातें करते हुए अचानक पता चला कि शंघाई आ गया है, बीजिंग से शंघाई पहुँच गए हम। तो ये एक ख्वाब था, हम लोगों का भी एक ख्वाब था कि एक बुलेट ट्रेन हो और एक तेज़ रफ्तार ट्रेन हो, हमारे मुल्क में भी चले। वो तो शायद 350 किलोमीटर के हिसाब से या 400 किलोमीटर के फ़ी घंटे के हिसाब से चलती है। अच्छा। और अगर हमारे यहाँ ट्रेन जो है इस स्पीड की आ जाएगी, शायद ML2 में वो रखा जाएगा कि हमारी तेज़ रफ्तार बुलेट ट्रेन चले, जो अचानक पता चले कि काशगार से निकली है और ग्वादर पहुँची है तो आनन फानन पहुँची है, इस तरह का फासला सिमट कर बहुत कम हो जाए। तो ये एक बड़ी बात हुई है वज़ीर आज़म का वहाँ होना। इस दफ़ा अब मौक़े हमारे दरवाज़े पर आ रहे हैं। पाकिस्तान एक ऐसे फेज़ में जा रहा है जहाँ पर बहुत से दुनिया भर के बेपनाह मौक़े हमारे दरवाज़े पर आ रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ जो चीज़ें ख़राब हो रही हैं वो ये है कि हमने सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा कर रखा है जानबूझकर, और इसमें सारी क़ुव्वतें मिलकर सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा कर रही हैं, और इसका फ़ायदा किसको पहुँच रहा है मुझे उसकी समझ में नहीं आती है। अगर आप लोगों के ऊपर इल्ज़ामात लगाते हैं, अगर आप हालात ख़राब करते हैं, अब अगर आप लोगों में मायूसी फैलाते हैं, आप महंगाई कर लेते हैं, लोगों पर महंगाई का बम गिरा देते हैं, लोगों को जो है उनके रोज़गार से महरूम कर देते हैं और अपॉर्चुनिटीज़ के ख्वाब से दूर रखते हैं, तो मेरे ख्याल में आप पाकिस्तान के साथ इंसाफ नहीं करते हैं। लोगों को अब तो होप होनी चाहिए थी, आपके नए तिजारती मुआहदे होने चाहिए, आपको नई ट्रेड करनी चाहिए, आपको नए एक्सपोर्ट्स करनी चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि आपके लिए अपॉर्चुनिटी दरवाजे खुल रहे हैं आपके लिए और आप अपने एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ा रहे हैं और आप अपने प्रोडक्शंस नहीं बढ़ा रहे हैं। आप अपने तरफ तवज्जो दें। आप चीनी पैदा करते हैं, चीनी आपके स्टोर्स में पड़ी हुई है और उसको आप एक्सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। आपके पास जो चीज़ें मौजूद हैं नहीं करते हैं। जो आप दुनिया के बेहतरीन टेक्सटाइल एक्सपोर्टर थे, अब आप धागा भेज देते हैं और धागा जो है वो जाकर किसी और मुल्क में या बांग्लादेश में या कहीं और जाकर उससे कपड़ा बनाया जाता है, वो भेजा जाता है। आप अपना एतमाद, अपना एतबार खोते जा रहे हैं और खोया है आपने। खुदा के वास्ते उसको आप रीगेन करें, आप अपनी मंडियां रीगेन करें, आप अपना कारोबार रीगेन करें, वो नहीं कर पा रहे हैं आप। और वज़ीर आज़म पाकिस्तान मौजूद भी हैं अभी बीजिंग में, जब वो खिताब करेंगे तो अपने नाज़रीन को दिखाएंगे भी। कल मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने कराची में सर जलसा किया है और फिर से सिंध की तकसीम का नारा लगाया है। यही शायद अहम ऐलान था या फिर और भी ऐलानात थे? क्या कहेंगे कल ये जो जलसा हुआ है इसको सक्सेसफुल देखते हैं? ये मेरे ख्याल में 36वीं दफ़ा इन्होंने ये नारा लगाया है। अच्छा। इससे पहले भी वो कई बार हमने बड़े नारे सुने हैं, अब क्या कैसा गुजारा, आधा तुम्हारा आधा हमारा। ये भी पता नहीं है कि किस तरह से इसका इंतज़ाम संभालेंगे। वहाँ जो शिकारपुर में एक बहुत बड़ी आबादी होगी, एक पूरे आबादी शहरी आबादी होगी, वहाँ उर्दू स्पीकिंग रहते होंगे।
और वहाँ रहते होंगे, जैकोबाद में रहते होंगे, कंदकोट के करीब रहते होंगे, या शिकारपुर में रहते, या उसके कश्मीर में रहते होंगे, या घोट के करीब रहते होंगे, या दूसरे शहरों में रहते होंगे, उनको आप कैसे उस आप सूबे का हिस्सा बनाएंगे जिसको आप बनाना चाहते हैं? ये मुमकिन नहीं है, फिजिबल नहीं है। खामखा का लोगों को सब्ज़बाज़ खाना, इस वजह से लोगों ने वो पार्टिसिपेशन भी नहीं थी। एक कुर्सी और दूसरी कुर्सी के दरमियान जो फासला था उस फासले को देख लें, एक कुर्सी के आगे और पीछे का जो फासला था उस फैसले को देख लें, उस पूरे के पूरे उसका कैपेसिटी देख लें ग्राउंड की, और उस कैपेसिटी के अंदर बहरहाल वो हमारे बहुत मेहरबान दोस्त हैं मुत्तहदा वाले, और उन्होंने जलसा किया है। अच्छा है, उनके अपना एक नया रोल अपने लिए मुतय्यन कर रहे हैं, उनको ये रोल मुतय्यन ज़ाहिर करना होगा। लेकिन सिंध जो है वो तकसीम होने की, लगारी साहब उनका ये शिकवा कि कराची पूरा मुल्क चलाता है लेकिन कराची के साथ सही सलूक नहीं किया जाता, ये वसीम तो ये खुद सलूक करें ना। असल में ये इक़्तिदार में रहे हैं, अपने लिए सबके हो गए, अपने मसाइल सब हल हो गए हैं। ये करें ना, लोगों पर तवज्जो दें, ये करें, लोगों के लिए जाकर बात करें। कौन सा इन्होंने आज तक मास्टर्स के इश्यूज़ को लेकर बात की है? इन्होंने वो बातें की हैं जो मुमकिन नहीं होती हैं, और इन्होंने स्पेस कम किया है। लगारी साहब, तहरीक इंसाफ का 23वां यौम तासीस है, कराची में जलसे की तैयारियां मुकम्मल हो गई हैं। अब ऑपोजिशन में नहीं है तहरीक इंसाफ, अब हुकूमत में है, तो आज उनका जलसा है, किस तरह से देखते हैं? जलसा होगा जिस तरह जलसे होते रहे हैं, अगरचे नहीं, बहरहाल जलसा होगा, इसलिए कि पीटीआई एक पॉलिटिकल पार्टी है। अब उसके बहुत से MPs MNA हैं इस शहर से, वो जलसा करने की पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन मेरा ख्याल है कि उन्हें ज़रूर सोचना चाहिए कि उन्होंने सियासत में क्या हासिल किया है, क्या पाया है, क्या खोया है। इस 22 साल के अरसे में उनने बहुत नशीब व फराज देखा है। लोगों ने भी, उनके कारकुनों ने भी, उनके लीडर्स ने भी बहुत से अच्छे दिन देखे, बहुत बुरे दिन देखे। अब बहुत अच्छे दिन उनके मौजूद हैं, वो इक़्तिदार में हैं। अब उन्हें सोचना चाहिए कि लोगों के बुरे दिन हैं तो उनको किस तरह से मदद करनी चाहिए, उनको रोज़गार चाहिए, उनको जो है सेहत और सफाई चाहिए, उनके बच्चों को तालीम चाहिए, उन्हें सेहत की सहूलतें चाहिए। और अब पाकिस्तान में सहूलतों का फुकदान होता जा रहा है, अब चीज़ें महंगी होती जा रही हैं, लोगों की दस्तरस से बाहर हैं। और आपने चीज़ों को सस्ता करने के लिए कहा था, आपने वादा किया था, आपने लोगों के सामने जलसा आम में कहा था कि इन हुकूमतों ने जो गलती की है वो गलती हम नहीं दोहराएंगे। आप वो गलतियाँ ना दोहरा रहे हैं बल्कि उनको डबल करके दोहरा रहे हैं। उन कारकुनों को ये सोचना है कि वो आवाम के लिए क्या कर रहे हैं, उन लीडरों के लिए सोचना है कि वो आवाम के लिए क्या कर रहे हैं। जो उन्होंने इतना अरसा लगाया, 22 साल का अरसा लगाया है इमरान खान को इस मंजिल तक पहुंचाने के लिए, अब वो मुल्क के वज़ीर आज़म हैं, तो वो पाकिस्तान के लिए क्या कर रहे हैं और पाकिस्तान को क्या दे रहे हैं। पाकिस्तान का मतलब कोई और नहीं है, पाकिस्तान का मतलब पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम हैं, उन अवाम को क्या मिल रहा है, आम आदमी को क्या मिल रहा है, कामनर को क्या मिल रहा है, किसान को क्या मिल रहा है, मजदूर को क्या मिल रहा है, मेहनत कश को क्या मिल रहा है, रेहड़ी वाले को क्या मिल रहा है, ठेले वाले को क्या मिल रहा है, उसको मिलना चाहिए। अवाम तो नाराज़ है महंगाई की वजह से। अब देखते हैं आज वो वाला जोशो खरोश होता है या नहीं जो पहले अवाम का होता था PTI के जलसों में। अच्छा, बिलावल भुट्टो जरदारी ने वज़ीर खान साहब समझती हैं जो जुमला उन्होंने बोला था, उन्होंने कहा कि वो मुज़क्कर मोनस की वजह से, वो पहले भी ग्रामर की मिस्टेक्स करते रहे हैं, तो अभी भी वो ग्रामर मिस्टेक थी। मेरा ख्याल है कि ये एक अच्छा शगुन है सियासत में कि अगर आप अपनी किसी गलती का खुद एतराफ़ करते हैं और उसकी वजाहत जारी करते हैं। ये मौका हर सब के लिए होता है। अगर मैं गलती करूँगा तो मैं अपनी गलती की माफ़ी मांगूंगा, अगर मैं गलती अवाम के सामने करता हूँ तो मैं अवाम से माफ़ी मांगूंगा, अगर मैं किसी फ़र्द के साथ ज़्यादती करता हूँ तो मैं उससे माफ़ी मांगूंगा। इसी तरह से अगर कोई और गलती करता है, अगर वज़ीर आज़म कोई गलत बात कहते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं होती है, बल्कि इसमें बड़ाई होती है आपकी कि अगर आप अपनी गलती का एतराफ़ करते हैं और उसकी वजाहत देते हैं। उन्होंने वजाहत दी है कि जी मेरी ज़बान में ये मसला है कि मैं चीज़ों को मुज़क्कर मुअन्नस की वो फिक्र नहीं करता। हमारे यहाँ होता है बलोच में जी ट्रक जा रही है और बस आ रहा है, हम लोग इस तरह से, हमारे यहाँ गुफ्तगू लोग इस तरह से करते हैं। तो गाय जो है वो जा रहा है और बैल आ रही है, हमारे यहाँ इस तरह बात होती है। तो मुज़क्कर मुअन्नस का मसला होता है वो हमारे देहात के अंदर। बिलावल तो बिल्कुल दूसरी ज़ुबान जो है वो सीख कर अब अपना बलोच अपना उर्दू और दीगर ज़ुबानें अब सीख रहे हैं।
उनके वालिद तो कहते हैं जी मेरी मीठी ज़ुबान है, मैं सराइकी बोलता हूँ, मैं सराइकी ज़ुबान है मेरी। अब बिलावल जो अब जब सराइकी की तरफ जाएंगे तो फिर पता नहीं उसमें क्या करेंगे फिर पता नहीं क्या क्या मिस्टेक्स होंगी। लेकिन ये अच्छी बात है कि बिलावल भुट्टो ने वजाहत कर माफ़ी मांग लेने से कोई बड़ा छोटा तो होता नहीं है, जैसे कि लगारी साहब ने भी कहा। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया है, अगले हफ्ते फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। नज़ीर लगारी और माविश तबस्सुम को तब तक के लिए दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।